Good morning, all of you. Welcome back to RJ Career Point online and live nursing classes. Very good morning. देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव्स के कुछ टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया था और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम हमने लास्ट क्लास में कवर किया। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले स्टार्ट करवा दो एमएसएन से पहले। एमएसएन के अंदर आपको सिस्टम वाइज एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिलेगी, ठीक है, अलग से सेपरेट एनाटॉमी नहीं होती है। अगर ऐसे अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेके बैठेंगे तो फिर आपका सिलेबस नहीं होगा। जो भी आपको सिस्टम पढ़ाया जाएगा उस सिस्टम से पहले आपको उस सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, देन उसके बाद में उसका डिजीज पोर्शन चलता है, ठीक है। तो आगे सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ट्यूबल प्रेगनेंसी लिखेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर इसी को कह सकते हैं अपन क्या, ट्यूबल प्रेगनेंसी। यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है मोस्ट कॉमनली एम्पुला पार्ट के अंदर, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ट्यूबल प्रेगनेंसी बोल दिया। क्लियर? हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो पीछे का आप सभी ने सारा कुछ रिवाइज कर लिया होगा। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है, इंप्लांटेशन ऑफ द जाइगोट जस्ट आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, यानी यूटेराइन कैविटी के बाहर अगर इंप्लांटेशन हो जाता है आपके जाइगोट का तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी यूट्रस के अंदर क्या होता है, आपका एंडोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम के साथ इंप्लांटेशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिएगा वही एंडोमेट्रियम आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर बन जाती है, दैट इज नोन एज द एंडोमेट्रियोसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम जस्ट आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। तो जहां पर भी आपका इंप्लांटेशन होगा, मान लीजिए अगर बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांटेशन हो रहा है, तो इंप्लांटेशन से ठीक पहले वहां पर क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की एक लेयर बन जाती है। उसी एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ क्या होता है, आपके जाइगोट का इंप्लांटेशन होता है और जो एब्नॉर्मल एंडोमेट्रियम की लेयर बन रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। यानी एंडोमेट्रियल टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है कहां पर, आपके यूट्रस के बाहर की तरफ, दैट इज नोन एज द एंडोमेट्रियोसिस। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन लिखेगा सिंपली, व्हाट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, implantation of zygote just outside the normal uterine cavity। आपकी जो यूट्राइन कैविटी है उसके बाहर क्या हो रहा है, आपके इंप्लांटेशन हो रहा है किसका, जाइगोट का, दैट इज नोन एज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो इंप्लांटेशन हुआ है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एंडोमेट्रियम की। अब नोट लगा के लिख लीजिएगा, एंडोमेट्रियोसिस। Formation of endometrial tissue, formation of endometrial tissue just outside uterus at इंप्लांटेशन साइट। यूट्रस के बाहर और जहां इंप्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, यूट्रस के बाहर और जहां इंप्लांटेशन हो रहा है वहां पर क्या होगा, आपका एंडोमेट्रियल टिश्यूज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर?
दैट इज नॉन एज द एंडोमेट्रोसिस। इंसिडेंस की बात कर लेते हैं, कितना इंसिडेंस होता है? इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 300 प्रेगनेंसी। अगर 300 प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो उनमें से एक प्रेगनेंसी में एक्टिव प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां पर लोकेशन की बात करेंगे या साइट की बात करेंगे, यानी कौन कौन से लोकेशन के ऊपर आपको क्या मिल सकता है? एक्टिव प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। हो सकता है अगर बात करें, मोस्ट कॉमनली होता है आपका एक्स्ट्रा यूटेराइन, और 1 to 2% क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस के भी अंदर होती है, जैसे सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर लोअर सर्विक्स के पार्ट के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस यानी सर्विक्स है, तो उसको भी एक्टिव प्रेगनेंसी बोल देंगे, उसको भी क्या बोल सकते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। तो यहां तक लिखिएगा फटाफट। फिर नेक्स्ट लिखते हैं अपन इसके साइट के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन। लिखा सभी ने? चलिए नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं साइट। देखिए साइट की अगर बात करते हैं, एक होता है आपका एक्स्ट्रा यूट्राइन पार्ट, एक होता है आपका इंट्रा यूट्राइन। एमएमआर सिहान सिंड्रोम, सियांस में क्या होता है? अगर मान लीजिएगा पोस्टपार्टम ब्लीडिंग ज्यादा हो गई फीमेल को, तो पोस्टीरियर ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। आपको एंडोक्राइन में पढ़ाएंगे शायद ये, अगर आप लिखना चाहे तो एक लाइन लिख भी लीजिएगा। पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस इज आल्सो नोन एज द सिहान सिंड्रोम, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की आपकी जो सेल्स होंगी उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिएगा पोस्टपार्टम ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है तो सीधा इफेक्ट करेगा आपके पिट्यूटरी सेल्स को, और पिट्यूटरी की सेल्स क्या हो जाएंगी? बिकम टू डाई, स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे उनके अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा। एमएमआर का आपको 1000 या 1 लाख, नॉट कंफर्म, क्योंकि अगर के पार्क की बात करें तो के पार्क में मैंने दोनों चीज पढ़ी हुई है, 1000 भी और 1 लाख भी, तो क्लियर करके बताऊंगा आपको इस चीज का, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पर 1000 भी लिखा हुआ है, और थ्योरेटिकल की बात करें तो वहां पर 1 लाख भी है। तो एग्जैक्ट ये तो आपको सीएचएन वाले सर बताएंगे। हाँ, एट इम्प्लांटेशन, मैंने पहले कहा है इम्प्लांटेशन कहां हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है, और बाहर की तरफ जहां इम्प्लांटेशन होगा वहीं आपका एंडोमेट्रियम बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू जस्ट आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस के बाहर है, एट इम्प्लांटेशन साइड, यानी यूट्रस के बाहर जहां इम्प्लांटेशन हो रहा है वहां पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर लिखेगा नेक्स्ट पे, हाँ, एक्स्ट्रा यूटेराइन और इंट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन की बात करते हैं, 98.5% क्राइटेरिया होता है, कितना? 98.5%। और अगर इंट्रा यूटेराइन की बात करते हैं दैट इज अबाउट 1.5%। इंट्रा यूटेराइन के अंदर सिंपली एक लिख लीजिएगा, सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
हाँ 1 लाख पे देखिए 1000 के ऊपर अगर आप के पार को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, एक बार यूट्यूब क्लास के अंदर भी डिस्कस हुआ था। या तो फॉर्मूला के अंदर है ये 1000 या फिर स्टैटिक लाइन के अंदर कहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको क्लियर नहीं बताया इस चीज का। चलिए एक्स्ट्रा यूट्राइन की बात करते हैं। 98.5% एक्स्ट्रा यूट्राइन कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज द ट्यूबल। सबसे पहले अगर बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यानी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सेकंड में अगर बात करते हैं ओवेरियन, ओवरी के अंदर भी जहां आपका ओवम रिलीज हुआ है वहीं पर क्या हो सकता है? इम्प्लांटेशन हो सकता है, दैट इज द ओवेरियम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तीसरा होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी क्या हो सकता है? इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है, दैट इज एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बट मोस्ट कॉमनली अगर बात करते हैं दैट इज एन ट्यूबल, ठीक है, वो कहां पर होगा? आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सो ऑल अबाउट 97% तो क्या होता है आपका? ट्यूबल होता है। 0.5% आपका क्या होता है? ओवेरियन होता है, और सॉरी 0.5% और 1% क्या होता है आपका? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। अब ट्यूब के अंदर क्या बात करेंगे अपन? ट्यूब के चारों पार्ट के बारे में, कि ट्यूब के चारों पार्ट के अंदर क्या हो सकता है? आपको इम्प्लांटेशन देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली मिलता है आपको एम्पुला के अंदर, इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल, एस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो इंटरस्टिशियल, नेक्स्ट वन एस्थमस, नेक्स्ट वन एम्पुला एंड लास्ट वन इनफंडिबुलम। इंटरस्टिशियल को अपन क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल भी बोल सकते हैं। सो और अबाउट अगर बात करते हैं इसका 97 का 2% निकल के आएगा। एस्थमस की बात करते हैं दैट इज अबाउट 25%, एम्पुला के जस्ट पास में है। एम्पुला के अंदर सबसे मैक्सिमम होता है 55%। और बात करते हैं लास्ट वन इनफंडिबुलम पार्ट की, सो 18%। सो मोस्ट कॉमन एक्टिव प्रेगनेंसी इज द एम्पुला। एम्पुला के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। सर इनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है? जी बिल्कुल। जहां आपका कॉर्पस ल्यूटेम बना है वो क्या करेगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन तो करेगा ही करेगा। जब ओवरी से ओवम रिलीज हो गया तो रिमेनिंग पीछे क्या आपका कॉर्पस ल्यूटेम बना हुआ है। क्या है? कॉर्पस ल्यूटेम बना हुआ है, ठीक है। वो कंटिन्यू क्या करेगा? आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करेगा। कुछ दिन तक ये प्रेगनेंसी चलेगी। अभी बात करेंगे पूरी आगे पैथोफिजियोलॉजी। यहां तक लिखा सभी ने? इसके नीचे लिख लीजिएगा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एम्पुला के नीचे लिख लीजिएगा इट इज अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा फॉर्मूला में है 1000 है क्या फॉर्मूला में? निर्मल जी यहां तक लिखा सभी ने? नेक्स्ट लिखिएगा, नोट लाके लिख लीजिएगा द मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अच्छा 1 लाख है। हाँ प्रेगनेंसी कंफर्म होगी इसके अंदर, ठीक है। अगर देखिए अपन प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं? कंफर्मेटिव अगर बात करते हैं आप तो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए देखिए सबसे कंफर्मेटिव होता है आपका यूएसजी, ठीक है। यूएसजी के द्वारा अपन डायरेक्टली असेस कर सकते हैं।
कल्डोसेंथेसिस के द्वारा फिर क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी, लैप्रोटॉमी, ये सारे क्या है, इसके डायग्नोस्टिक मेथड होते हैं जिनके द्वारा पर असेस कर सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो केवल और केवल आप एचसीजी को असेस कर सकते हैं ब्लड के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर हुआ यहां तक। अब बात करते हैं इसके कोजेस कि एक्टिव प्रेगनेंसी हुई क्यों है, क्या रीजन रहा एक्टिव प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट में लिखेगा कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे फर्स्ट में लिखेगा पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। पीआईडी अपन पढ़ेंगे, गायनेकोलॉजिकल डिजीज कंडीशन होती है। इट इज एन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टिव प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। अब इसमें पीआईडी में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, यूट्रस का इन्फ्लेमेशन हो गया, ओवरी का इन्फ्लेमेशन हो गया, आपकी फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो गया। तो उस इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होगा, आपका जो जाइगोट है आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, या फिर उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया, प्रॉपर साइट के ऊपर क्या हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हो चुका है, ठीक है। तो उसमें लिख लिया पीआईडी में होता क्या क्या है, सर्विसाइटिस, मेट्राइटिस, सेल्फिंजाइटिस, ओफ्राइटिस, और अगर बात करते हैं पीआईडी की, ठीक है, तो पीआईडी के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन सीन इन पीआईडी दैट इज द सेल्फिंजाइटिस, दैट इज द सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस यानी आपकी फेलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखेगा। अब यहां पर पीआईडी के अंदर देखिए वेजाइना के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। पीआईडी में वेजाइना के इन्फ्लेमेशन कभी नहीं होता है, वेजाइना के इन्फ्लेमेशन के कारण पीआईडी हो सकती है। सो वेजाइनाइटिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पीआईडी, वेजाइनाइटिस इज ए कॉज ऑफ पीआईडी। ध्यान रखिएगा चीज जो मैंने कही है, वेजाइनाइटिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पीआईडी, यानी अगर आप पीआईडी की बात करें तो उसके अंदर वेजाइनाइटिस नहीं आएगा। क्लियर हुआ। और अगर बात करते हैं वेजाइनाइटिस की, तो वेजाइनाइटिस के कारण पीआईडी हो सकता है। पहले वेजाइना का इन्फ्लेमेशन होगा, उसके बाद में पीआईडी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीआईडी के अंदर वेजाइनाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो नोट लगा के लिख लीजिएगा, वेजाइनाइटिस not a part of pelvic inflammatory disease, but vaginitis may lead to PID। वेजाइनाइटिस क्या करता है, पीआईडी को कॉज करता है, लीड करता है। क्लियर हुआ। और अगर पीआईडी की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है आपका ट्राइकोमोनियसिस। नीचे और लिख लीजिएगा, ट्राइकोमोनियसिस इज ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। सेकंड में नोट लगा के लिख लीजिएगा, ट्राइकोमोनियसिस most common cause of pelvic inflammatory disease। पीआईडी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है, ट्राइकोमोनियसिस। हाँ, क्लेम आइडिया मैंने आपको वेजाइनाइटिस पढ़ा दिया ना पूरा, वहां से आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन,
अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, आईयूडी यूज की है, क्या यूज किया है, आईयूडी, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एक्टिव प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टिव प्रेगनेंसी, पहले की कोई हिस्ट्री हो एक्टिव प्रेगनेंसी की, तो फिर भी क्या हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, ट्यूबल एडेशन, नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिएगा कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी यूट्राइन डाइडेल्फस वाली सिचुएशन है, ठीक है, हो सकता है बाइकोर्नुएट यूट्रस हो, तो उसके कारण भी आपका इंप्लांटेशन नहीं हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, नेक्स्ट एडवांस एज ऑफ मदर, मदर की उम्र क्या है, बहुत ज्यादा निकल गई है, आफ्टर 35 या 40 के आसपास अगर मान लीजिए फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है। क्लियर हुआ? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कैसे सर? देखिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का काम क्या होता है, आप जब कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे तब आप चेक करेंगे, ठीक है। कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करती है, आपके यूट्रस की म्यूकस को थिक करती है, ठीक है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, कुछ क्या करती है, स्पर्म को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर स्पर्म और ओवम के मीटअप को रोकती है। तो उनके कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन करते हैं, क्या करते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का यूज। अगर आपको मान लीजिए कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है या फिर प्रेगनेंसी को आपको कंसीव करने से रोकना है, तो अपन यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिएगा आपने आईयूडी यूज किए, तो उनका काम यह है कि वो क्या करेंगे, आपके यूट्रस की म्यूकस मेम्ब्रेन को थिक कर देती है। यूट्रस की मेम्ब्रेन को थिक करने के बाद में क्या होगा, आपका स्पर्म का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और स्पर्म यहां तक नहीं जा पाएगा। तो हुआ है कुछ ऐसे है, अगर मान लीजिए स्पर्म मूव कर गया, स्पर्म अगर मूवमेंट कर जाता है और आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया, जाइगोट बन गया, और फिर उसके कई जो आपकी यूट्राइन डिवाइस होती हैं वो आपकी क्या करेंगी, इंप्लांटेशन को भी रोकती हैं। जस्ट बिफोर द इंप्लांटेशन वो क्या करती है, उनको रोक देती है। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी कि कौन कौन सी आईयूडी का फंक्शन क्या होता है, कौन सी आईयूडी क्या काम करती है। तो हो सकता है इन्होंने इंप्लांटेशन यूट्रस के अंदर रोक दिया हो कि यूट्रस के अंदर इंप्लांटेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर इंप्लांटेशन आपके सर्विक्स पार्ट में हो सकता है, फिर अदर कैविटी के अंदर हो सकता है, जो हमने साइट पढ़ी है। तो इसका भी एक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेगा ट्यूबल लाइगेशन एंड ट्रॉमा। आपने ट्यूब को लाइगेट कर दिया है, ठीक है, आपने क्या किया, ट्यूब को एक तो कट करना होता है, ठीक है, एक तो अपन क्या करते हैं, सेल्फ इंजेक्टोमी करते हैं, ठीक है, या फिर अपन क्या करें, ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूब को आपने क्या कर दिया, टाई कर दिया है, बांध दिया है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई स्पर्म है जो मूव कर गया है, किधर, जहां से आपने ट्यूब को टाई किया है, जहां से आपने फैलोपियन ट्यूब को टाई किया है, उस टाई करने की साइड से अगर आपका स्पर्म मूव कर गया है और यहां जाकर उसने जाइगोट बना दिया, वो बाहर नहीं आ सकता जाइगोट बनने के बाद में, तो वो यही इंप्लांट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ट्रोमा हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। क्लियर? एडवांस एज कैसे सर? अब एडवांस एज की अगर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो देखिए बहुत सारे नेगेटिव रिस्क होते हैं या बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम में धीरे धीरे जाने के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जो ओवम है या सेकेंडरी oocyte है उनकी एक्टिविटी भी सप्रेस होती चली जाती है। आपकी फैलोपियन ट्यूब की सिलरी एक्टिविटी भी सप्रेस हो जाएगी। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ेगी
फैलोपियन ट्यूब की सिलेरी एक्टिविटीज भी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो एडवांस एज या ओल्ड एज के अंदर अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव करने की चाह किसको रहती है, तो उसमें फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं, देखिए आईयूडी स्पर्म एंड ओवम के मीटअप को स्टॉप करती है, तो उनका एग्जैक्ट एक्शन क्या होता है, कैसे स्टॉप करती है वो, आप पढ़िएगा पूरा बेटा। उसमें देखिए कुछ आईयूडी होती है जो क्या करती है, जो आपकी यूट्राइन कैविटी है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को थिक करती है, या फिर कुछ क्या करती है, आपके हार्मोन के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ऐसा नहीं कि आईयूडी यूज किया है तो 100% किसी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का रिजल्ट नहीं रहता है। ऐसी कोई आईयूडी नहीं है कि जिसको इंप्लांट करने के बाद में आप 100% ये कह सकते हैं कि ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इनकी आप अगर एक्यूरेसी रेट देखेंगे तो 100% किसी आईयूडी के नहीं होते। आईयूडी यूज करने के बाद में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ठीक है। हाँ, ट्यूबेक्टोमी भी होता है। अरे सेल्फ इंजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी एक ही तो हो गया। ट्यूब किसको बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब को, और सेल्फ इंज किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। तो उसमें क्या कुछ अलग हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा यूज ऑफ ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। यानी अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको अपन क्या करते हैं, IVF के बारे में हमने उसको सजेशन दे दिया कि आप IVF करवा लीजिए। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो या टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं उनके लिए हमने क्या कर दिया, उसको सजेशन दे दिया। अब वो फीमेल क्या करवाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए चली गई। तो हुआ क्या है उसके अंदर, अब वहां पर अपन क्या करते हैं, या तो अपन स्पर्म को क्या करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं ओवम और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स किया, जाइगोट बनाया, फिर उसको हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया। तो उस मेथड के कारण भी क्या होता है, कई बार अगर मान लीजिए आपने इंप्लांटेशन गलत जगह कर दिया या फिर इंसेमिनेशन गलत जगह कर दिया तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, आपको एक्टिव प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। हमने कहा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप बेटा ध्यान से सुने हर चीज को जो मैं बोल रहा हूं। मैंने आपको ये कहा है कि आप आईयूडी अगर यूज करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस तो उनकी 100% एक्यूरेसी नहीं रहती है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा अच्छे से समझे और ध्यान से सुने। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन में कैसे सर, जैसे मान लीजिएगा आपने सुना होगा बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ट्राइकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है, यूट्राइन डाइडेल्फस, ये एबनॉर्मलिटी में पढ़ाऊंगा आपको। ये जो यूट्रस की एबनॉर्मलिटी है वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर यूट्रस के दो मुंह होते हैं या कई बार ऐसा भी होता है दो सर्विक्स होते हैं, तो यूट्रस के अंदर क्या हो चुका है, प्रॉपरली इंप्लांट नहीं हो पाता आपका, जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा, कंजेनिटली मालफॉर्मेशन होगा। हो सकता है आपकी फैलोपियन ट्यूब का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट वापस से बाहर नहीं आया, वहीं पर इंप्लांट हो गया। तो ये होते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मल मालफॉर्मेशन, कि प्रॉपर तरीके से आपको जो एनाटॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, उनका प्रॉपर एनाटॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भी रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट, हाँ, जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI। हाँ, तो ये कुछ मैकेनिज्म का नाम लिख लीजिए आप। यूज ऑफ ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है। फर्स्ट वन इसमें लिख लीजिएगा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फुल फॉर्म आपको लिखवानी है तो फटाफट लिख लीजिए इसमें, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हमने क्या किया है, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन जिफ्ट,
जिफ्ट में क्या करेंगे, केवल और केवल गैमेट्स को हमने उठा के डाल दिया, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, केवल स्पर्म को हमने डाल दिया है। जिस भी गैमेट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली हमें स्पर्म की रिक्वायरमेंट होगी ना। नेक्स्ट वन ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, लिख लीजिएगा फटाफट, या फिर डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी करते हैं, और एक आधा नाम लिख लीजिएगा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, क्लियर सभी को? तो इस मेथड के द्वारा भी क्या होता है, आपको एक्टिव प्रेगनेंसी हो सकती है। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट लिखिएगा साइन एंड सिम्टम्स। व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अब जब एक्टिव प्रेगनेंसी हुई है तो क्या यूट्राइन हाइट बढ़ेगी वहां पर? जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, यूट्राइन हाइट इंक्रीज नहीं होगी। एससीजी का लेवल क्या रहेगा? देखिए अगर एससीजी के लेवल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में एससीजी का लेवल इंक्रीज होगा, लेकिन अगर अपन एवरेज ड्यूरेशन भी देखते हैं, ठीक है, यानी समथिंग जस्ट 1 मंथ आफ्टर, तो आपको एससीजी का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा एक एवरेज प्रेगनेंसी से, नॉर्मल से नहीं बात करें, प्रेगनेंसी में जितना होना चाहिए उससे क्या मिलेगा, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। फटाफट लिखिएगा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, एक्टिव प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होने वाले हैं? ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नो इंक्रीज इन यूटेराइन हाइट, एससीजी लेवल डिक्रीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। एससीजी लेवल भी क्या रहेगा आपका, डिक्रीज रहेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या रहेगा आपका, डिक्रीज रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स, ठीक है, यानी अगर एक्टिव प्रेगनेंसी किसी फीमेल को हुई है तो उसके अंदर ये 3 सिम्टम्स आपको देखने को ही मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द एब्डोमिनल पेन, सेकंड वन इज द एमेनोरिया एंड थर्ड वन इज द ब्लीडिंग। लिखिएगा फटाफट क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स। क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स, first one is the abdominal pain, यानी मैक्सिमम, ठीक है, यहां अगर बात करते हैं एब्डोमिनल पेन आपको मैक्सिमम सभी महिलाओं में देखने को मिलेगा। जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, जिनको एक्टिव प्रेगनेंसी हुई है, उन सभी फीमेल्स में आपको एब्डोमिनल पेन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हुई है, ट्यूब क्या हो जाएगी आपकी, कुछ दिन बाद में स्ट्रेच होगी। जैसे जैसे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आपका ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे आपकी ट्यूब क्या हो जाएगी, स्ट्रेच होती चली जाएगी। सेकंड वन इज द एमेनोरिया, फीमेल्स में एमेनोरिया भी रहेगा, ठीक है, 75% फीमेल के अंदर।
नेक्स्ट थर्ड वन अगर बात करते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग जो रहेगी आपकी वो डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर की ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। 70% फीमेल के अंदर डार्क रेड एंड ब्राउन कलर। नेक्स्ट इन फीमेल्स के अंदर कंसील्ड ब्लीडिंग भी होती है। सीवियर नाइफ लाइक पेन, हाँ लिखते हैं अभी, पहले नॉर्मली अपन एब्डोमिनल पेन लिखा, अब नाइफ लाइक पेन कब होता है, जब अगर मान लीजिएगा प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, और फिर वो पेन क्या होगा, रेडिएट भी होगा। पेन क्या होगा, रेडिएट भी होगा। यहां तक लिखा सभी ने? नेक्स्ट लिखिएगा सीवियर नाइफ लाइक पेन लोअर एब्डोमेन, आइदर में भी राइट साइड आइदर में भी लेफ्ट साइड, किसी भी तरफ आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट लिखिएगा सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन, and pen radiate to the, एक बार इसमें लोकेशन लिख लीजिए, सीवियर नाइफ लाइक कॉलिकी पेन, ये पेन होगा कहां पर, लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन, आइदर राइट एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब में अगर इंप्लांटेशन हुआ तो राइट साइड में होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो पेन हो सकता है वो क्या होगा, रेडिएट। पेन रेडिएट टुवर्ड द शोल्डर, रेडिएट टुवर्ड द शोल्डर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन seen in, these all are seen in rupture ectopic pregnancy। अगर प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, अगर प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, तो क्या होगा, पेन रेडिएट टुवर्ड द शोल्डर। देखिए ब्लीडिंग क्यों होगी, अगर एबनॉर्मल इंप्लांटेशन होगा, जहां पर नॉर्मली होना चाहिए वहां तो हो नहीं रहा है। जहां आपका यूट्रस के अंदर 3 लेयर आपको दी गई थी, एंडोमेट्रियम प्रॉपर आपका बना हुआ है, यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम बन रही है, और एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम अगर बनेगी तो वहां से ब्लीडिंग होना लाजमी है, क्योंकि जैसे एंडोमेट्रियम जितनी भी आपकी लेयर बनी है वो थिकनेस तो मिलेगी नहीं आपको। वहां तो क्या हो रहा था, पूरे हार्मोन्स काम कर रहे थे, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा रहे थे इंप्लांटेशन के लिए। यहां तो क्या होगा, जैसे जाइगोट का इंप्लांटेशन जब होने लगेगा तब आपकी एक लेयर बन जाएगी एंडोमेट्रियम की, ताकि इंप्लांटेशन हो सके। जैसे ही उसका क्या होगा, इंप्लांटेशन इनवैड होगा, यानी अंदर की तरफ जाएगा, तो वहां से फिर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग पॉसिबल है। यहां ब्लीडिंग वेजाइना के थ्रू बाहर भी निकल सकती है, यानी आपकी रिवेल्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग कंसील्ड भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग ही होगी, कंसील्ड ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? हाँ, कुलीन साइन मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट, रप्चर एक्टिव प्रेगनेंसी अगर है तो साइन ऑफ शॉक में प्रेजेंट,
साइन ऑफ शॉक में प्रेजेंट, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, कूल एंड आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो कैसे हो जाएंगी, बिल्कुल ठंडी आपको देखने को मिलेंगी। ये इंडिकेशन है किसके, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। कुलेन साइन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखना चाहे तो इंडिकेशन लिख लीजिएगा शॉक का। नेक्स्ट लिखेगा ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस, that is the Cullen sign. Blue discoloration अम्बिलिकस के चारों तरफ क्या हो जाएगा, क्या आ गया, अम्बिलिकस के चारों तरफ क्या हो जाएगा, ब्लू डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। कुलेन साइन ऑल्सो सीन इन द पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रेटाइटिस में देखने को मिलता है। यहां तक लिखा सभी ने। नेक्स्ट लिखिएगा डायग्नोसिस, नेक्स्ट लिखिएगा डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे, डायग्नोसिस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यूएसडी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूएसडी कंफर्मेटिव होगा। इसके बाद में लैप्रोस्कोपी, ये भी कंफर्मेटिव हो सकता है, लेकिन लैप्रोस्कोपी अपन कब करते हैं, जब फीमेल क्या हो, हीमोडायनेमिकली स्टेबल, डन व्हेन फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल। नेक्स्ट लेप्रोटॉमी, डन व्हेन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। जब फीमेल क्या हो, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो। इसके अलावा हार्मोनल एस्टिमेशन, हार्मोनल एस्टिमेशन भी अपन कर सकते हैं जी। इसके अलावा क्या करेंगे, कल्डोसेंथेसिस, क्या करेंगे, कल्डोसेंथेसिस। और कल्डोसेंथेसिस मोस्ट कॉमनली किसके लिए किया जाता है, मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसके लिए, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। कल्डिसेक यानी एस्पिरेशन ऑफ द ब्लड, एस्पिरेशन ऑफ नॉन क्लोटिंग ब्लड फ्रॉम Culdisek through the lateral fornix. Through the lateral fornix. Through the lateral fornix. एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज के लिए किसने कहा आपको कल्डोसेंथेसिस करते हैं,
एमनियोटिक फ्लूइड के लिए फर्न टेस्ट और नाइट्रोजन टेस्ट आपको पढ़ाया था ना मैंने, वो दो ही करते हैं। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद करिएगा जब मैंने आपको पढ़ाया था यूट्रस के बारे में, यूट्रस के आगे क्या है और पीछे क्या है, ठीक है। आगे आपका ब्लेडर, पीछे क्या आपका रेक्टम। ब्लेडर और यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम फोल्ड होते हैं, वेसिको यूट्राइन पाउच। और ब्लेडर और यूट्रस और आपके रेक्टम के बीच के अंदर क्या पाए जाते हैं, पेरिटोनियम स्किन फोल्ड होती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस या फिर कर्ल डे सैक। तो इस कर्ल डे सैक में से अगर मान लीजिएगा हम कुछ भी फ्लूइड एस्पिरेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल डे सिंथेसिस बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के लिए अलग होता है, फर्न टेस्ट और नाइट्रोजन स्ट्रिप टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं। लिख लिया आज तक सभी ने? ये हमारे सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गए। कर्ल डे सिंथेसिस अपन कर सकते हैं। कर्ल डे सिंथेसिस मोस्ट कॉमनली किसके लिए करते हैं अपन, रप्चर एक्टिव प्रेगनेंसी के लिए करते हैं। अगर प्रेगनेंसी रप्चर होगी तो उसके कारण जो भी आपका ब्लड रिलीज होगा वो एज ए कंसील फॉर्म आपको कहां देखने को मिलेगा, पाउच ऑफ डगलस के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर कर्ल डे सैक में देखने को मिलेगा। उसको हम एस्पिरेट करके देख सकते हैं, वहां पर हेमेटोक्रिट की वैल्यू जो रहेगी 15% से ज्यादा रहेगी, ठीक है। 18 नंबर की निडल लेते हैं, लंबर पंक्चर के लिए जो यूज में लेते हैं, सेम वही निडल अपन यूज लेते हैं। लेटरल फॉर्निक्स के द्वारा अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और वहां से अपन क्या करते हैं, ब्लड को एस्पिरेट करते हैं। वहां नॉर्मली ब्लड होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ब्लड है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि फीमेल के अंदर क्या हो चुकी है, प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है। नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा, कोर्डोसिंथेसिस अलग है, उसमें अपन फीटल का ब्लड जो है वो एस्पिरेट करते हैं कंजेनिटल ब्लड एब्नॉर्मलिटी चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता चल गया, आपने डायग्नोस कर लिया, लैप्रोस्कोपी और लैप्रोटमी दो चीज होती है। एक स्कोपी के अंदर केवल विजुअलाइजेशन करते हैं, हमने ओपन किया पूरा और ओपन करके उसको सिर्फ ये चेक किया है कि कहां पर आपका एग्जैक्ट साइट है, ये हमने देखा है, ठीक है। इंसिजन लगाकर उसके बाद में हमने चेकआउट किया है लैप्रोस्कोपी, क्लियर। दूसरा है लैप्रोटॉमी, एक छोटा सा छेद किया हमने, उसके बाद हमने कैमरा इंसर्ट करके उसके द्वारा देख लिया, दैट इज द लैप्रोटॉमी। तो यहां पर हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है फीमेल, तो इसलिए अपन कर सकते हैं, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। लैप्रोस्कोपी में ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो पहले स्टेबल होगी तो ये अपन कर सकते हैं, इसलिए लैप्रोस्कोपी हीमोडायनामिकली स्टेबल फीमेल के अंदर करेंगे। लैप्रोटमी हीमोडायनामिकली अनस्टेबल फीमेल के अंदर भी कर सकते हैं। यूएसजी अगर आपको डायरेक्टली कंफर्मेटिव पूछ ले तो यूएसजी भी आपका कंफर्मेटिव है। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन लैप्रोस्कोपी और लैप्रोटोमी करते हैं। लैप्रोटोमी आज दे बेटर ऑप्शन, लैप्रोटोमी आपका बेटर ऑप्शन रहेगा कि अनस्टेबल है तो भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हेमेटोक्रिट ब्लड परसेंटेज को बोलते हैं, द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, दैट इज नोन एज द हेमेटोक्रिट। पढ़ाएंगे आपको ब्लड के अंदर, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर में ब्लड के अंदर पढ़ाएंगे आपको। ट्रांस एब्डोमिनली करते हैं ये वीएसजी ओपन कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रांस एब्डोमिनली। चलिए मैनेजमेंट के अंदर समझ लीजिएगा मैनेजमेंट क्या होगा। मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे, हमने चेक तो कर लिया है यूएसजी के द्वारा, हम ये देखेंगे अगर प्रोडक्ट की साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, और अगर मान लीजिएगा प्रोडक्ट की साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो वहां पर अपन सर्जरी परफॉर्म कर देंगे। तो ये डिसाइड करेंगे पहले क्या, इफ द साइज ऑफ प्रोडक्ट, इफ द साइज ऑफ प्रोडक्ट लेस देन 4 सेंटीमीटर, अगर प्रोडक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर से कम है तो मेडिकल मैनेजमेंट अपन परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ? प्रोडक्ट की साइज क्या है, लेस देन 4 सेंटीमीटर, तो मेडिकल मैनेजमेंट आपको करना है। और मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, मेथोट्रेक्सेट एडमिनिस्टर करते हैं। क्या? मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, मेथोट्रेक्सेट सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगा, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन है उसकी साइज को बढ़ने से रोक देगा। क्लियर हुआ? क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन की साइज को इंक्रीज होने से रोकता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सीधा लिख लीजिएगा, मेथोट्रेक्सेट। mg/m² इंट्रामस्कुलरली कैसे देते हैं, 50 mg/m²। बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हाँ, सेल डिवीजन को स्टॉप करने के लिए।
नेक्स्ट, ये जो मेथड ट्रिक अपन दे रहे हैं वो अल्टरनेट डे के लिए दे रहे हैं। जैसे आज दिया, फिर कल नहीं दिया, ठीक है, फिर परसों दिया, अल्टरनेट डे। डे फर्स्ट, डे थर्ड, डे 5 और डे 7, इस प्रकार अपन क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डे अपन एडमिनिस्टर करते हैं। काम क्या करेगा, स्टॉप द सेल डिवीजन, स्टॉप सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को स्टॉप करेगा ये, ताकि प्रोडक्ट की साइज को आगे नहीं बढ़ने देना है। नेक्स्ट लिखेगा, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का साइज क्या है, मोर देन 4 सेंटीमीटर है। दूसरा लिखेगा, इफ द साइज ऑफ प्रोडक्ट मोर देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका साइज है, देन वी विल परफॉर्म सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट अपन परफॉर्म करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं अपन सेल्फिंजियोस्टॉमी, या फिर क्या कर सकते हैं, सेल्फिंजेक्टोमी, या फिर सेल्फिंजियोटोमी। 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंजर्वेटिव यानी बचाना, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव यानी नहीं बचाना। तो दो चीज लिख लीजिएगा सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, आपको बचाना है, किसको बचाना है, फेलोपियन ट्यूब को बचाना है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर नहीं निकालना है। तो अपन क्या कर लेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक ओपनिंग कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फिंजियोस्टॉमी। यानी हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रोमा बना लिया, एक ओपनिंग बना लिया, ठीक है, या फिर सेल्फिंजियोटॉमी। नेक्स्ट वन नॉन कंजर्वेटिव में सेल्फिंजेक्टोमी। कट करके हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सेल्फिंजियोस्टोमी इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू ट्रीट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये लिख लीजिएगा, अगर आपको मोस्ट कॉमन मेथड के लिए पूछ ले जाए तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है आपका, सेल्फिंजियोस्टोमी, स्टोमा जहां पर अपन बना रहे हैं। इनका थोड़ा डिटेल लिख लीजिएगा, सेल्फिंजियोस्टोमी में क्या करते हैं, सेल्फिंजेक्टोमी में क्या करते हैं, सेल्फिंजियोटोमी में क्या करते हैं। एक है ऑटोमी, एक है स्टोमी और एक है एक्टोमी। तो ऑटोमी, स्टोमी और एक्टोमी तीनों का मतलब आप पता होगा सभी को। एक में हम क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे, एक में क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे, और एक में क्या करेंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे। तीनों चीजों को डिटेल से पढ़ा दूंगा अभी आपको।
अब हेडिंग लगेगा कंजर्वेटिव। हिमेटोक्रिट का आपका सारा ब्लड के अंदर पढ़ना आप, ठीक है, जो भी है एडिशनली आप ब्लड में पढ़ना। पहला लिखिएगा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के अंदर मैंने आपको लिखवाया था सल्फिंजोस्टोमी। सल्फिंजोस्टोमी अपन क्या करेंगे, मेक एन इंसिजन एंड ओपन अप द फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। एंड रिमेनिंग द इंसिजन एज इट इज, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। स्टॉप द ब्लीडिंग बाय लेजर। स्टॉप द ब्लीडिंग बाय लेजर। यहां पर जो आपका हीलिंग होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। हीलिंग ऑफ इंसिजन ऑटोमेटिकली। इंसिजन की जो हीलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। हार्मोनल एस्टिमेशन कैसे सर, मैंने आपको बताया था हार्मोन अपन चेकआउट करते हैं। एससीजी घटा हुआ है और आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी घटे हुए हैं, ठीक है। एससीजी और एस्ट्रोजन दोनों क्या है आपके, डिक्रीज है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक लिखा सभी ने, दिस इज ए सल्फिंजोस्टोमी। स्टोमी, ठीक है, ओपन कर रहे हैं, इंसिजन लगा रहे हैं। इंसिजन लगाने के बाद में हमने क्या किया, उसमें से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन उसको रिमूव कर दिया। इंसिजन साइट को एज इट इज छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। वहां पर अपने को किसी प्रकार की सुचरिंग नहीं करनी है। और अपन क्या कर देते हैं, लेजर के द्वारा वहां से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वन लिखेगा सल्फिंजोटॉमी। सल्फिंजोटॉमी, देखिए वर्ड है ऑटोमी। यहां पर अपन क्या करेंगे, मेक एन ओपनिंग इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आपने क्या की, एक ओपनिंग की है। रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को आपने रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद में क्या करेंगे आप, सूचरिंग एट इंसिजन साइट। आपने फिर इंसिजन साइट पे क्या कर दिया है, सूचरिंग परफॉर्म कर दी है। जहां पर आपने इंसिजन लगाया था वहां पर आप क्या करेंगे, इसमें सूचरिंग करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। ये क्या हो गया आपका सल्फिंजोटॉमी। नेक्स्ट वन कंजर्वेटिव में एक और आता है, दैट इज अ सेगमेंटल रिसेक्शन। एक और लिख लीजिएगा, सेगमेंटल रिसेक्शन, यानी पर्टिकुलर सेगमेंट को हटा देंगे। इसमें क्या करेंगे, रिमूव द अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर मान लीजिएगा, जैसे यहां समझिएगा, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यहां अटैच हो गया, तो अपन क्या करेंगे, दोनों एंड्स को कट करेंगे और एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कर देंगे। रिमूव द अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड
एंड टू एंड एनास्थमोसिस, दोनों एंड को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दिस इज नॉन एज द सेगमेंटल रिसेक्शन। एंड लास्ट में लिख लीजिएगा नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज द सेल्फ इंजेक्टमी, यानी हम उस पूरी फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देंगे, यूट्रस के पास से उस फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देंगे, पूरी पूरी ट्यूब क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट में इसमें लिख लीजिएगा सेल्फ इंजेक्टमी के अंदर, सॉरी कंजर्वेटिव में हमने कंप्लीट कर लिया। नॉन कंजर्वेटिव यहां पर आपको बचाना नहीं है, ये तो कोई कंजर्वेटिव हमने क्या किया है, पूरी कोशिश की है कि हम ट्यूब को नहीं काटेंगे, पूरी कोशिश की है कि हम पूरी ट्यूब को नहीं हटाएंगे। एक जगह आपको मिला तो आपने क्या कर दिया, वहां से ओपनिंग क्रिएट की और उसको निकाल दिया बाहर, ठीक है। एक में आपने इंसिजन साइड को एलसीडी छोड़ दिया, दूसरे में आपने सूचर लगा दिया, तीसरे हमने क्या किया, एंड टू एंड को कट करके रिमूव कर दिया। और लास्ट में अपना क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट एक और लिख लीजिएगा, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव अपन क्या करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव अपना मेथड कौन सा था, सेल्फ इंजेक्टमी। सेल्फ इंजेक्टमी completely cut and remove the fallopian tube, fallopian tube को क्या करेंगे, कंप्लीटली कट करके रिमूव कर देंगे, पूरी पूरी fallopian tube ही हटा दिया आपने। क्लियर। एक नीचे एक प्रायोरिटी लिख लीजिएगा छोटी सी, इन कंडीशन ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन कंडीशन ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू मेंटेन द शॉक। प्राइमरी जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा हमारा, सबसे पहला एक्शन वो क्या होगा, शॉक को मेंटेन करना होगा। क्लियर। द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू मेंटेन द शॉक को मेंटेन करेंगे। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके वाइटल असेस करेंगे, ऑक्सीजन एडमिशन करेंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। ये लिख लीजिए, एक्टिव प्रेगनेंसी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर शॉक की कंडीशन है तो उसको अपन सबसे पहले मैनेज करेंगे, उसके लिए आईवी फ्लूइड देंगे फीमेल को सबसे पहले, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो। ये आपका एक्टिव प्रेगनेंसी वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। समझ में आ गया सभी को यहां तक। नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी, वो रहेगी आपकी 11 बजे से, ठीक है। प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट का मतलब शॉक होने नहीं दिया आपने। जब रप्चर हो गया तो शॉक की कंडीशन हो सकती है, तो उसको मैनेज करेंगे, शॉक का मैनेज करना। अगर रप्चर हो चुकी है आपकी एक्टिव प्रेगनेंसी तो ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत सीवियर, तो उसको मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करोगे शॉक को, अगर आपको शॉक का मैनेजमेंट पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, आपको आईवी फ्लूइड को स्टार्ट करेंगे। हाँ, मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है कैंसर के अंदर भी, सेल डिवीजन स्टॉप करने के लिए देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 11 बजे स्टार्ट करूंगा मैं आपकी, ठीक है। और सबसे मेन टॉपिक दैट इज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो सारे बच्चे क्लास में रहेंगे, कंटिन्यू 2 से 2.5 घंटे की आपकी क्लास चलने वाली है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया दोनों एक साथ करवाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर बहुत से क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, सिंगल बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
CHO हो, DSSB हो, नॉरसेट हो, हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू मैनेज, हाँ उसको मैनेज कर लीजिएगा। अरे समझ गए ना तुम लोग, और क्या चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको शौक को बना के रखना है ना, मतलब मेंटेन का मतलब अगर शौक हो गया तो उसको अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 11 बजे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग। धन्यवाद। एंड स्क्रीन कर दो।